आज जो सब्जेक्ट हमको करने वाले हैं ये सिलेबस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम मेंस के लिए। I have gone through the multiple mains copies, चाहे वो आर्टिस्ट का मेंस हो या चॉइस वाला या तो एक किस वाला मेंस कोपी। What I have found is कि एविडेंस में बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते। और ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चा इसमें मार्क्स नहीं लेके आ पाता। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ रीजंस मैं आपको बहुत क्लियरली स्पष्ट कर दूं। देखिए, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखोगे, बुकिश लैंग्वेज लिखोगे, यू विल नॉट एबल टू गेट स्कोर इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे इस बार उन्होंने रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी वाला सवाल पूछा था इन दिस मेंस, बट दिस टाइम दे विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज़ ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चन था। लेकिन ये सवाल यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। द रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट मोर एक्सपेंसिव, तो ये सवाल अब नहीं आएगा। एक इस स्तर पर नहीं जाता है। एक का स्तर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनेंगे। आज जो पार्ट में डिस्कस करूंगा दैट इज फ्रॉम 1 to 31 सेक्शंस। मैंने जो सिलेबस आपको दिया है उसमें मैंने 30 तक की लिखा है, पर प्लीज कंसीडर इट 31, उसको 31 भी कंसीडर कर लेना, ठीक है। एक सेक्शन के लिए आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अमित सुनो एक बार। हेलो हेलो हेलो, बताइए वॉइस प्रॉपर आ रही है अब? बताइए वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? प्लीज टेल मी वॉइस आ रही है अच्छे से? ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि मेंस में स्कोर नहीं होता है सब्जेक्ट में। और ये मेंस में सब्जेक्ट स्कोर क्यों नहीं होता है सब्जेक्ट के अंदर? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो एग्जामिनर को चाहिए होती है। ये सब्जेक्ट आसान है, कहने को आसान है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें कभी भी मेंस के अंदर। सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो छोटा है कंपेरेटिवली, अगर आप सीआरपीसी और आईपीसी से कंपेयर करते हैं तो। और जितनी भी कॉपीज मैंने रिव्यू करी है, चाहे वो मेंस 2024 की हो या मेंस 2021 की हो, तो बच्चों को इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते आज हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ों के लिए, और उन चीज़ों के लिए हम डिटेल में प्रोविजंस को देखते हैं। कल का जो टेस्ट है वो सेक्शन 131 तक आएगा, 1 to 31। कुछ सेक्शन है जो कि पार्ट नहीं है सिलेबस का, उसको प्लीज रीड मत कीजिएगा। कुछ पार्ट है जो उसको रीड मत कीजिएगा, डोंट गो विद दैट पार्ट, उसके लिए साथ मत जाइएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं विद रिस्पेक्ट टू 12, 13, 19, 20 एंड 23? इन सबको मत पढ़िएगा, ये सब पार्ट में नहीं है। आप इसको अभी से एक्सक्लूड कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बताइए वॉइस सही से आएगी तभी मैं लेक्चर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सब मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बताइए आवाज आ रही है अच्छे से? क्लियर, ओके डन। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। देखिए, जो पार्ट है वो 31 तक आएगा, और जो सेक्शंस नहीं आएंगे, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दो सेक्शंस कि क्या क्या सेक्शंस नहीं आने वाले कल वाले टेस्ट में। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्ट है, ये एक्ट दिखने में आसान है, बट इस एक्ट से मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ से मार्क्स नहीं मिलते, उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। वो ये है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हम प्रॉपर नहीं करते, हम सब हेडिंग्स नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए टीआईपी आया एग्जाम के अंदर, सिनाक पीरियड आया एग्जाम के अंदर, तो सेक्शन 9 का वन ऑफ द एलिमेंट इज टीआईपी। द होल सेक्शन 9 इज नॉट टीआईपी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स। जैसे सेक्शन 9 में टीआईपी की मैं बात करूंगा, तो आइडेंटिफिकेशन परेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, सिनाक परेड के अंदर उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, प्लस आप यू हैव टू मेंशन कि उसको रिकॉर्ड करने के कहाँ प्रोविजंस दिए हुए हैं, सीआरपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं, किन केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है, किन केसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टीआईपी रिकॉर्ड करता है। टीआईपी अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा तो उसमें क्या एम्बिग्यूटी होगी, क्या टीआईपी की जो एविडेंशियल वैल्यू है क्या वो सब्सटेंटिव एविडेंस है, क्या टीआईपी जो है वो कोरबोरेटिव वैल्यू का एविडेंस है। सो यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डील विद वेरियस थिंग्स। देर आर मल्टीफोल्ड थिंग्स, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन।
and for the purpose of the examination you have to aware about various things and various points. जैसे मान लीजिए, प्लीज जल्दी बैठिए, हाँ बैठिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क व्हाट इज फैक्ट। ठीक है, छोटे छोटे सवाल यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, यहाँ से छोटे छोटे सवाल बहुत सारे बनेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन क्लोज। और डेफिनेशन क्लोज को अगर आपको, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आपको हमेशा जीत में रहना है तो आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। जैसे जब मैं आरजीएस की मेंस की कॉपीज में देखता हूँ बच्चों की, तो उसमें मैं एक चीज मिस आउट करता हूँ कि जो इनिशियली 3-3 नंबर के 10 सवाल होते हैं, स्टूडेंट वहां से स्कोर नहीं करते। वही मिस्टेक आप भी अगर करोगे, वही मिस्टेक आप भी कर सकते हो। देखिए 300 नंबर का पेपर आएगा और मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि 40 सवाल होंगे 3-3 मार्क्स के, तब जाके ये 120 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनेगा। फुल लेंथ पेपर मैं आपको दूंगा, उसमें आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पैटर्न ये लोग फॉलो करने वाले हैं। और जो पैटर्न हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये पैटर्न आना चाहिए, ये पैटर्न हमने ऐसे रैंडमली पिक नहीं किया है। ये 1985 में 87 में जब आरजेएस हुआ करता था और उस टाइम पे सिर्फ एक मेंस का एग्जाम होता था, ना कि प्रीलिम का एग्जाम, वहाँ पे पीटी टेस्ट नहीं होता था, वहां से इस पैटर्न को हमने उठाया है। तो अगर आप 3-3 नंबर के सवाल आएंगे और 40 सवाल अगर 3-3 नंबर के आ रहे हैं, तो आपको जीतना है तो उन क्वेश्चंस पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी। वहां पे आप स्कोर करोगे तभी आप इस एग्जाम में विन विन सिचुएशन में रहोगे। तो छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उनमें सबको इक्वल ही मार्क्स मिलेंगे। एवरी स्टूडेंट विल गेट द इक्वल मार्क्स। लेकिन जो बच्चा जीत में रहेगा, तो बच्चा 3-3 नंबर के सवाल जो होंगे, जो सबसे छोटे सवाल होंगे, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, उन सवालों को वेल अटेम्प्ट करेगा। जैसे फैक्ट की डेफिनेशन देखिए आप। फैक्ट की डेफिनेशन में अलग अलग चीजें बताई हुई है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाना चाहता, बट द थिंग इज, जब आप फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हो तो यहाँ पे है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग एंड कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय द सेंसेस ऑफ द थिंग। और दूसरा है सर, एनी मेंटल कंडीशन विद द पर्सन इज कॉन्शियस। मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को। सर दो तरह के फैक्ट होते हैं, एक होते हैं कॉन्शियस फैक्ट, जिसका व्यक्ति को भान होता है। एक होते हैं सब कॉन्शियस फैक्ट, या फिर अनकॉन्शियस फैक्ट भी आप उसको कह सकते हो, जो व्यक्ति को भान नहीं होता, वो अभान अवस्था में उससे लिए जाते हैं। मतलब जो फैक्ट आप एविडेंस के रूप में ले रहे हैं और व्यक्ति जब कॉन्शियस है, तो वही एविडेंसरी फैक्ट बनते हैं, वही साक्ष्यिक तथ्य बनते हैं। मतलब अगर कोई भी फैक्ट आपको बेहोश करके लिया गया है तो वो एडमिसिबल नहीं होता। हम मल्टीपल जजमेंट्स में इस बात को पढ़ चुके हैं, जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पढ़ा, और नार्को एनालिसिस हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया। ये सारे जो भी टेस्ट है, ये अगर आपको बेहोश करके स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट, स्टेटमेंट इज पर से नॉट रिलेवेंट। शुरुआत से स्टेटमेंट जो है, वो कथन है, वो सुसंगत नहीं होता। रीजन बीइंग, इसका मुख्य रीजन क्या होता है सर, उससे डिस्कवरी स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकता है। सेक्शन 27 में जो स्टेटमेंट है, कोई भी नया कथन जो पता लग रहा है उस पुराने आपके कथन से, सेक्शन 27 में वो चीज रिलेवेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस कंडीशन में आपसे लिया गया है। तो वो फैक्ट वही रिलेवेंट होते हैं जो कि आप कॉन्शियस हो, आप होश आवास में अपने जो स्टेटमेंट दे रहे हो, वो रिलेवेंट होते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। जब आप डेफिनेशन लिखो तो 5 चीजें ऊपर है और एक चीज ये नीचे है, इसको मेंशन कीजिएगा फैक्ट की डेफिनेशन में। अपार्ट फ्रॉम इट, एक डिफरेंस आएगा रिलेवेंट फैक्ट। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। ये थोड़े से बड़े नंबर में भी आ सकता है। रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। एक सवाल और आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड इशू ऑफ फैक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड इशू ऑफ फैक्ट। विवादक तथ्य व तथ्यों के विवादकों के मध्य क्या अंतर है। विवादक तथ्य और तथ्यों के विवादकों के मध्य क्या अंतर है। यहाँ से जो मेजर सवाल बनते हैं वो ये सवाल बनते हैं इस वाले पार्ट से। सेक्शन 3 की जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है, उससे ये सवाल बनते हैं। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या होता है फैक्ट इन इशू, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारी चीजें याद नहीं होती। सारी चीजें याद नहीं होती। याद करने का एक सिंपल सा तरीका, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसकी डेफिनेशन। देखिए, फैक्ट इन इशू की जो डेफिनेशन है, विवादक तथ्य की जो परिभाषा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, नॉन एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की, अनअस्तित्व की। बात करते हैं इसमें नेचर की, प्रकृति की, और एक्सटेंट की, विस्तार की।
हम बात करते हैं इसके अंदर किसी भी लायबिलिटी की और डिसेबिलिटी की, और ये सारी चीजें जो होती है ये कनेक्टेड होती है किससे? कोई भी पार्टी डिनाई करती है किसी भी सूट और, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, ठीक है ना। फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं, विवादक तथ्य क्या होते हैं? सर ये वो तथ्य होते हैं जिनको पूरा साबित करना है आपको, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ट्रायल चल रहा है, चाहे वो सिविल ट्रायल हो या फिर क्रिमिनल ट्रायल हो, इस पॉइंट पे पूरा ट्रायल चल रहा है। मान लीजिए एक बच्चा है सर 8 साल का, उस बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया है गन से, ठीक है ना सर। उसने एक बच्चा 8 साल का, उसने बी को सर शॉट डेड कर दिया है। अब आपका काम है प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन में आप क्या करोगे? आप उसकी लायबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हो, तो आप बता रहे हो कि उसकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। डिफेंस एडवोकेट क्या करेगा कि उसकी लायबिलिटी नॉन एग्जिस्ट करती है, नॉन एग्जिस्ट करती है। आप केस को लेके जाना चाहते हो अंडर द सेक्शन 83 के वो पार्ट में कि इस बच्चे को समझ नहीं है, और दूसरी पार्टी नॉन एग्जिस्ट के लिए चाह रही है। दूसरी पार्टी बोल रही है कि इसकी जो नेचर है इस बच्चे को पता नहीं थी, और प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है कि इस बच्चे को पता थी कि ये जो गन है इससे शूट होता है, उससे गोली चलती है। उसका एक्सटेंट कितना है दूसरी पार्टी को प्रूव करना है। एक पार्टी बोल रही है, आप प्रोसिक्यूशन बोल रहे हो कि इसकी लायबिलिटी है, दूसरी पार्टी बोल रही है कि इसकी लायबिलिटी, इसकी डिसेबिलिटी है, ये लीगल डिसेबल है इस ऑफेंस के कमिट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है सर, कोई भी पार्टी असर्ट करती है, डिनाई करती है, या तो किसी एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को, या नेचर को, एक्सटेंट को, या लायबिलिटी को, या फिर डिसेबिलिटी को, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के अंदर। डेफिनेशन याद हो गई? समझोगे याद हो जाएगी, रटोगे याद नहीं होगी। बात समझ में आई? और कैसे कोर्ट में काम किया जाता है समझ में आया? क्योंकि पार्टी का जो मेन फोकस होता है, प्रोसिक्यूशन का क्या काम होता है? प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि उसकी लायबिलिटी को एक्सटेंट तक लेके आना, उसकी लायबिलिटी को उस एक्सटेंट तक लेके आना और साबित करना। बात समझ में आई? एक और सवाल यहां से बनता है कि फैक्ट इन इशू और इशू ऑफ फैक्ट, विवादक तथ्य और तथ्यों के विवादक के मध्य क्या अंतर होता है? देखिए ये होता है क्रिमिनल केसेस में, क्या होता है ये होता है सिविल में। और क्या डिफरेंस होता है सर इनका? सर यहाँ पर जो इशू करते हैं, यहाँ पर जो हम इशू बनाते हैं वो किस सेंस में होते हैं? ये अफर्मेटिव सेंस में होते हैं। किसमें लिखते हैं? यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में हम लोग इशू बनाते हैं, ठीक है। वेदर ए हैज इंटेंशन टू किल बी, वेदर ए हैज इंटेंशन टू किल बी, ये गलत है। जबकि ए हैज इंटेंशन टू किल बी, कि ए का आशय बी की मृत्यु कारित करने का है। आप क्या नहीं लगाते ना, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। इशू ऑफ फैक्ट वो चीज होती है, जबकि फैक्ट इन इशू में और इशू ऑफ फैक्ट में हम इंट्रोगेटिव में जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क पीछे लगता है। जजमेंट राइटिंग में सबसे पहला बच्चा भूल क्या करता है, जब इश्यूज बनाता है तो सिविल में भी वेदर से बना रहा है और क्रिमिनल में भी वेदर से ही बना रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। अभी जजमेंट राइटिंग क्लास नहीं है, लेकिन द थिंग इज इसके तार वहां से जुड़े हुए हैं। आप एक बार यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखिए, काइंडली लुक एट द इलस्ट्रेशंस। अब यहाँ पे जितने भी आप इलस्ट्रेशन देखोगे, यहाँ पर सब में अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है, ए इज द अक्यूज ऑफ मर्डर। अब क्या क्या इसके फैक्ट इन इशू बनते हैं, क्या क्या फैक्ट इन इशू बनते हैं इसके? दैट ए कोज बी इज दैट, इंटेंशन टू कोज दैट, रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फॉर बी इज दैट। तो सबके सब क्या है सर? पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आइए, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जहां जहां पर भी दी हुई है सबका जिक्र करना है मेंस के अंदर। जहां जहां पर भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, देखिए अब तक हमारी सीआरपीसी क्लास हो चुकी है, आईपीसी क्लास हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारे मेजर लॉस की क्लास हो चुकी है। सिर्फ पीओ बचा हुआ है, पीओ बचा हुआ है अपना, और आरपीएससी के 2 माइनर एक बचे हुए हैं, और एक ये एविडेंस चल रहा है बस। बाकी सब खत्म हो गया सिलेबस पूरा। जितनी क्लासेस हो गई वो कहाँ मिल जाएगी आपको? रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लेकिन अभी भी टाइम है उनको कवर करके, लगभग ऑलमोस्ट 15-20 क्लासेस हैं वो। अब देखिए डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या डेफिनेशन आती है आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। सेक्शन 29 आईपीसी, और क्या मेंशन करोगे इसमें? सेक्शन 3 क्लोज 18 जनरल क्लोजेज एक्ट, सामान्य उपखंड अधिनियम जनरल क्लोजेज एक्ट 1897, ये भी इस पर आप मेंशन कीजिए। एक और सवाल आप यहाँ से लिख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जब आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे एक और चीज मेंशन कर सकते हो, पासिंग रेफरेंस में ही सही, भले ऐसे डिमांड नहीं है बट यू हैव टू मेंशन इट। जितना कंटेंट है इनका तो पासिंग रेफरेंस देना, ऐसा नहीं 29 की डेफिनेशन लिखने बैठ गए,
318 की डेफिनेशन लिखने बैठ गए, ये सब नहीं करना, ठीक है ना। आप चाहो तो एक सब हेडिंग डाल सकते हो, वहां पे जगह है, सब हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डाल के लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डॉक्यूमेंट। दस्तावेज व लिखित के मध्य क्या अंतर है, दस्तावेज व लिखित के मध्य क्या अंतर है, दस्तावेज व लिखित के मध्य क्या अंतर है। देखिए सर, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरव्यू में पूछते हैं बच्चों से, इस बार इंटरव्यू में 2-3 बच्चों से ये सवाल पूछा गया। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिफाइन किया हुआ है 214 इंडियन, कहां पे राहुल, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। ये बोलता है सर, इंस्ट्रूमेंट होता है कि मतलब कोई भी दस्तावेज जो किसी अधिकार दायित्व के बारे में बताता है, कोई भी राइट क्रिएट करता है, लाइबिलिटी क्रिएट करता है, वो क्या होता है सर, इंस्ट्रूमेंट। सेल डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, सेल डीड एक इंस्ट्रूमेंट है ना कि डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट सिंपल हो सकता है, डॉक्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है, ये मशीन है, इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है दैट इज आल्सो अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैन बी एनीथिंग बट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी स्पेसिफिक। ऐसा कहने का मतलब है कि दस्तावेज की अगर अंतर वस्तु जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में अगर राइट और लायबिलिटी बताई गई है पार्टी की, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना सर। द राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ इज ए डॉक्यूमेंट, मैप प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। अब आप जितने भी यहाँ पे देखोगे ये सब किसी राइट का जिक्र नहीं कर रहे थे, सब क्या है, डॉक्यूमेंट। अगर ये कोई राइट, ये कोई अधिकार या दायित्व के बारे में बताना स्टार्ट कर दे तो वो सब क्या बन जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड। एविडेंस की डेफिनेशन है सर, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एविडेंस, अब आपके सिलेबस में क्या है, एविडेंस भी और आईपीसी भी है, तो दोनों मेंशन कर दीजिए। डिपेंड करता है कि और क्या पूछा हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट ही पूछा हुआ है तो आप देखिए बड़ी डेफिनेशन कहाँ पे है। पासिंग रेफरेंस दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए लिखाता हूं ताकि बच्चों को बस कंटेंट की कमी ना हो और दूसरे बच्चों से बेहतर लिखे। हर बच्चे परीक्षा मंथन लिखेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। सब बच्चे क्या लिख रहे हैं, परीक्षा मंथन। अरे परीक्षा मंथन ठीक है, दैट इज गुड बुक, एक आपको एक बेस देती है, लेकिन एडिशनल पॉइंट, एक एडेड एडवांटेज इन क्लासेस का है, ठीक है। और क्या सवाल बनता है यहां से, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, साबित, ना साबित, साबित नहीं किया गया, एक सवाल यही बनता है यहां से। डेफिनेशन क्लोज से इतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, हार्डली 3-4 प्रोविजंस हैं, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। और सेक्शन 4 से बनेगा मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। देखिए ये सवाल आया था इन द एग्जामिनेशन 2019 में, सवाल आया था ये मेंस के अंदर, और एक स्टूडेंट आए थे अभी को दिखाने अपने, तो बच्चे अपनी पुरानी सारी कॉपीज लेके आते हैं, उस स्टूडेंट को इसमें से 3 मिला था, या इस सवाल जो था 6 नंबर का था और दो नंबर कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ था। उस बच्चे ने ऑलमोस्ट उसको 6 में से 6 मिला, उसको पूरे नंबर मिले। क्यों मिले उसको पूरे नंबर, क्योंकि सर उसमें मे प्रेज्यूम के जितने भी सेक्शंस हैं वो भी उसने सारे मेंशन किए हुए थे। अब मैं ये नहीं बताने वाला आपको कौन कौन सेक्शंस हैं, आपने प्रीलिम्स निकाला है तो ये मेरे लिए बहुत ऑब्वियस बात है कि आपको पता होगा। तो मे प्रेज्यूम, सेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के कहां-कहां सेक्शंस हैं, कौन-कौन सेक्शंस हैं, उन्हें सारे मेंशन किए थे डिफाइन करने के साथ-साथ। ही गेट 6 of 6 मार्क्स। नंबर काटने का स्कोप मत छोड़ो किसी के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट सेक्शन 5, अब सेक्शन 5 में जो डेफिनेशन है, बच्चा सिर्फ इतना याद रखता है कि भाई रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ पे होगी, जहां पर भी बात करेंगे हम फैक्ट इन इशू की और रिलेवेंट फैक्ट की, एविडेंसेस कहाँ दे सकते हैं, बेसिक जो डेफिनेशन सब बच्चा याद करता है। सब बच्चे एक्सप्लेनेशन को भूल जाते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन क्या करता है सर, एक्सप्लेनेशन मना करता है जहां पे लिखा हुआ है डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव। जो शब्द है इसका सबका मतलब समझिए सर। अगर एविडेंस एक्ट 1872 मना कर रहा है कहीं पर कि इनको आप साबित नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रूव दोस थिंग्स, तो उसको आप साबित नहीं करेंगे इधर बाय द रिलेवेंट फैक्ट और बाय द फैक्ट इन इशू, आप उनसे उसको साबित नहीं करेंगे। कहाँ पे दिया हुआ है सर, जिसको आप साबित नहीं कर सकते सर, 25-26 को आप साबित नहीं कर सकते। You cannot prove 25-26, you cannot prove 121 to 131, आप इसको साबित नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो एक्सप्लेनेशन भी इसका लिखिएगा, अगर सेक्शन 5 आता है तो ऑल्सो मेंशन द एक्सप्लेनेशन एंड द एग्जांपल्स गिवन टू इट। यहाँ पर है एक शब्द का महत्व है, बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं मिलते एविडेंस में, मेंस के अंदर
उसका मेन रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें जो होती है बच्चा स्किप आउट कर देता है, उसको नहीं करना चाहिए एग्जाम के अंदर, और समझाने पे कम जोर होता है, लिखने पे ज्यादा जोर होता है। एविडेंस वो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बिल्कुल आप डायरेक्ट लिख के आओ और बिल्कुल हूबहू आपको नंबर मिलेंगे, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट। बात समझ में आई? सेक्शन 6, ठीक है सर, ये इसके लिए सेशन है, सेक्शन 6 में आइए। सेक्शन 6 को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ सेव ट्रांजैक्शन, या फिर इसको बोलते हैं रेस्ट जेस्ट है, मतलब एक ही सम व्यवहार में जो जो चीजें होती है। अब एक ही सम व्यवहार क्या होता है, इसको बेसिक चीज समझ लीजिए। सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। सर वो चीज जो कि एक कंटिन्यूटी में हो रही है, जो कि लगातार हो रही है, सतत हो रही है, उसमें कोई भी टूट नहीं रही वो चीज। किसका नाम लिखिए? दूधनाथ पांडे। किसका नाम लिखिए? दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। किसका नाम लिखिए? दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सर लंबी क्लास होगी थोड़ी सी ना, ये केस लैंडमार्क जजमेंट है सर, इसको प्लीज मेंशन कीजिएगा। मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ दूधनाथ पांडे, जहां पे मैंने एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एफआईआर करवाया था। कहाँ लिखवाया था मैंने? एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एफआईआर 154 के अगर आप सेक्शन पढ़ोगे जाके, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि एक जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसका साक्षिक महत्व क्या होता है। वहां पर भी मैंने एक केस लिखवाया था दूधनाथ पांडे। वहां पे मैंने एक और केस लिखवाया था कपूर सिंह राणा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसको भी प्लीज मेंशन कीजिएगा। दोनों में उसके अलग है, उसके अलग क्लास लेना आप, कपूर सिंह राणा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसकी क्लास आप अलग से लेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे सारे केसेस। ठीक है, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर सवाल आता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर सवाल आता है, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि शरद बुद्धिचंद शारदा को हम पंचशील भी कहते हैं। बच्चा एविडेंस को प्री के लिए पढ़ता है, क्योंकि प्री के लिए इसको पढ़ना आसान है, मेंस के लिए इट इज वेरी टफ सब्जेक्ट, मार्क्स कभी नहीं आते सब्जेक्ट से। लिखिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, इसको मैं पहले लिखवा चुका हूं वहां पे पुरानी क्लासेस में, मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इज अ मियर रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, इसलिए नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, क्योंकि दोनों केसेस के लिए क्या रेशो था मैं उस क्लास में लिखवा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट रिपीटेशन नहीं चाहता वर्ड्स का, मेरी क्लास लंबी नहीं चाहता मैं चाहता हूँ 1.5 घंटे में आपको वो कंटेंट मिले जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। सिर्फ आज की क्लास सेक्शन 31 तक ही होगी। हाँ जी, जो डीएस से कॉन्सेप्ट है जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करना है सेम ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा इसमें क्या लिखना है, ठीक है ना। रेस सिस्टम में क्या लिखना है वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब सेक्शन यहाँ पर परिस्थिति साक्ष्य में किसका नाम लिखिए? शरद बिरदीचंद शारदा, शरद बिरदीचंद शारदा, प्लीज किसका नाम लिखिए इसमें? Three judges bench. What's the state of Maharashtra? It's a 3 judges bench. It's a wonderful judgment. लोग बोलते हैं ना पंचशील, पंचशील लिखो, पंचशील क्या होते हैं, 5 सिद्धांत क्या हैं वो मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखिए प्लीज। The following are considered as, the following are considered as पंचशील प्रिंसिपल्स, निम्नलिखित को पंचशील का सिद्धांत माना गया है, पंचशील का सिद्धांत माना गया है। These principles are applicable, these principles are applicable, थोड़ा सा तेज लिखिएगा प्लीज। These principles are applicable in those cases, in those cases where there is no direct evidence available, where there is no direct evidence available। ये सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां कोई, ये सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे प्लीज। The circumstances available on record, the circumstances available on the record, the circumstances available on the record fully satisfied the guilt of an accused, fully satisfied the guilt of an accused, fully satisfied the guilt of an accused। जिस परिस्थिति में साक्ष्य उपलब्ध है, जिस परिस्थिति में साक्ष्य उपलब्ध है, जिस परिस्थिति में साक्ष्य उपलब्ध है, वह अभियुक्त के
वह अभियुक्त के दोषी होने को पूर्णतया संतुष्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, the facts so established should be inconsistent with the hypothesis of the guilt of an accused. जो तथ्य साबित किए गए हैं वह अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के साथ सुसंगत है। मतलब जो आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो, ऑल द एविडेंसेस आर कंसिस्टेंटली विद द थिंग। थर्ड पॉइंट लिखिए, मैंने इनकंसिस्टेंट लिखवा दिया शायद गलती से, प्लीज उसको कंसिस्टेंट कीजिए, इन काट दीजिए उसका, हाँ यस, उसका इन काट दीजिएगा, ठीक है ना। दे आर कंसिस्टेंट, नाउ द लाइन इज परफेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखिए, द सर्कमस्टांसेस प्रूव्ड आर कंक्लूसिव ऑफ नेचर। इन नेचर। जो परिस्थिति साबित की गई है वो निश्चायक प्रकृति की है। द सर्कमस्टांसेस प्रूव्ड आर ऑफ कंक्लूसिव इन नेचर। जो परिस्थिति साबित की गई है वह निश्चायक प्रकृति की है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, द सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूड एनी अदर हाइपोथेसिस। परिस्थिति किसी अन्य परिकल्पना को अपवर्जित करती है। The circumstances exclude any other hypothesis. पांचवा लिखिए, there must be a chain of evidences. पांचवा लिखिए प्लीज, there must be a chain of evidences. देखिए ये रेशियो को मेंशन कीजिएगा जहां पे भी एविडेंस का सवाल आएगा। there must be a chain of evidences. एक साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला है, there must be a chain of evidences which are causing highly probable with the guilt of an accused. साक्ष्यों की ऐसी श्रृंखला है जिसके द्वारा अभियुक्त का दोषी होना अत्यंत अधिक संभाव्य है। मतलब आप बहुत हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं दैट ही इज द पर्सन, ठीक है। अब रेस जेस्टे में क्या क्या प्रोविजंस लिखने हैं सर? सेम ट्रांजैक्शन को समझाना, किसको समझाना? सेम ट्रांजैक्शन समझाना। और दूधनाथ पांडे के केस आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास ऑफ एफआईआर। अब दूधनाथ पांडे केसेस क्या थे मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। कुछ नहीं होता सर, एक भाई अपनी बहन को छोड़ने जा रहे होते हैं स्कूल में, और रास्ते में एक आदमी होता है वो उसको गोली मार देता है। उनकी बहन जो होती है वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाती है। तो ये जो पूरा एक्ट हुआ ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन में है। बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। रेस जेस्टे बोलता है कि कोई भी एक्ट जो कि सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, अगर कोई भी एक्ट टूट रहा है बीच में, मान लीजिए 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, 2 दिन तक लड़की पुलिस स्टेशन नहीं गई, 2 दिन तक आदमी नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया उसने, तो फिर वो सेम ट्रांजैक्शन में फॉल नहीं करता। एंड यू टू मेक अंडरस्टैंड दोस प्रोविजंस, ठीक है, उनको समझाना और जो केसेस है उनको मेंशन करना कि क्या प्रिंसिपल थे, क्या चीजें हेल्ड की गई थी इन चीजों में, ठीक है। और सेम ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना रेस जेस्टे में। सिर्फ रेस जेस्टे अगर लिखना है तो दैट इज ओनली 3 लाइन थिंग, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा आपको कि रेस जेस्टे का सेम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। जो भी चीजें कंटिन्यूटी में है, निरंतरता में है, अटूटक है, वो चीजें क्या है, सब एक ही समव्यवहार की बातें हैं, उसको हम कहते हैं कि दे आर इन द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब कम डायरेक्ट वो प्रोविजन लिखने के बाद में एक्सप्लेन करना है, टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म।
बुक, उसके लिए बुक देखिए आप, उसके लिए तो बुक देखना पड़ेगा ना, या उसके लिए अगर आपको चाहिए क्लासेस तो मैंने तो पढ़ाया हुआ है उसमें, जो ऐप वाली जो ऐप पे क्लासेस हैं, लेकिन क्लासेस लेने का टाइम नहीं है अब, तो जितना आपको बताया जा रहा है सेलेक्टेड, आप अपने हिसाब से रिसोर्सेज कलेक्ट करके उसे पढ़िए, एंड दैट वुड बी द ग्रेट थिंग। अभी सवाल हमें पता है कि क्या क्या लिमिटेड हैं, उस पर मेहनत कीजिए, रेदर मूविंग अराउंड 100 ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। और वी विल आल्सो गिव सम नोट्स, दे आर अंडर प्रोसेस। कल से, हाँ एक और अनाउंसमेंट, कल से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, कल से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। द क्लासेस टाइमिंग आर 11:15 टू 12:45, और जब टेस्ट का टाइमिंग है वो चेंज होगा, टेस्ट का टाइमिंग होगा फ्रॉम 1 o'clock। अब टेस्ट कितने बजे से होंगे? 1 बजे से जब टेस्ट होंगे, 1 to 3 टेस्ट होगा अब आपका, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे, लैंग्वेजेस के भी मैं टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के साथ। कल से लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट थिंग समझते हैं, सेक्शन 7। देखिए सर, सेक्शन 7 जो है वो बात करता है, सबसे पहले बात करता है सर ओकेशन की, दूसरी बात करता है कोर्स की, द थर्ड थिंग इज इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, एंड द लास्ट थिंग इज कंडक्ट। हाँ सॉरी, स्टेट ऑफ थिंग्स। कंडक्ट तो सेक्शन 8 में चला जाएगा, एक्सप्लेनेशन, स्टेट ऑफ थिंग्स। अब प्लीज देखिए एक बार इसको, देखिए ओकेशन को हम कहते हैं प्रसंग, इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, उसको बोलते हैं अवसर, हेतुक, परिणाम। चारों का मतलब समझ लीजिए एक बार, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझना बस, समझोगे तो अपने आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो सेक्शन 6 में मल्टीपल केस लॉस एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ यही मैं चाहता हूँ, मल्टीपल केस लॉस लिखिए। मैं आपको कन्फाइन नहीं कर रहा 2 केस लॉस से, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। मल्टीपल केस लॉस लिखिए। देखिए एविडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वेयर प्रोविजंस लिखिए, उनको मल्टीपल तरीकों से समझाइए। मल्टीपल केस लॉस लिखिए, केस लॉस में क्या रेशियो है, आप जो बात लिख रहे हो क्या वो इनलाइन है या अगेंस्ट है, आप जो रेशियो एक्सप्लेन कर रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। दैट इज द ओनली की टू स्कोर इन एविडेंस एक्ट। हाँ हाँ, अर्लियर प्रोविजंस कुछ और थे, बाद में जब इसको बनाते गए तो फिर ये प्रोविजंस बने। जैसे स्टोपल जो था वो पिकेट सीयर से बना, तो वैसे ही चीजें केस लॉस के थ्रू डेवलप हुई है। और सेक्शन 6 इतना वास्ट है कि इसमें सब कुछ कवर होता है, जो कहीं कवर नहीं होता वो सेक्शन 6 में या सेक्शन 11 में चल के फॉल हो जाता है। जो कहीं नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? 6 और 11 में। तो चीजें रिलेवेंट हो ही जाती है 6 और 11 में, नहीं करोगे तो भी हो जाएंगी, अगर 6 में नहीं होगी तो 11 में तो डेफिनेटली हो जाएंगी। देखो सर, प्रसंग और अवसर में क्या अंतर होता है, मतलब बहुत सिमिलर टर्म है दोनों। ओकेशन और अपॉर्चुनिटी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि निर्भया घूम रही थी बस में। निर्भया कहाँ घूम रही थी सर? बस में घूम रही थी, डेट इज प्रसंग। उस प्रसंग पे, वो प्रसंग ने जन्म दिया एक अपॉर्चुनिटी को, उस ओकेशन ने जन्म दिया किसको? एक अवसर को। समझ में आई बात? देयर इज ए स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन बोथ दीस प्रोविजंस। मतलब कोज क्या होता है सर, हेतु क्या होता है कि क्यों हमला किया गया। देखो मोटिव, कोज, इंटेंशन, माइन्यूट डिफरेंस है। अभी मोटिव और इंटेंशन को बताऊंगा, अभी हेतु और उसको बताऊंगा सेक्शन 8 में। लेकिन पहले हेतु समझ लीजिए सर, हेतु क्या होता है कि क्या कोज है, किस लिए हमला किया गया, वो चीज। इफेक्ट क्या होता है सर? इफेक्ट वो कि हाथ टूटा, पांव टूटा, सर फूटा, जो भी उसका इफेक्ट होगा, डेथ हुई, वो सब क्या है सर? इफेक्ट है। और ये सब चीजें कहाँ रिलेवेंट होती है? सेक्शन 7 में रिलेवेंट होती है। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होता है सर? स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जो चीजें सब्जेक्ट का बैकग्राउंड देती है आपको, उनको हम कहते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए रोज एक बस निकलती है 8 बजे एक बस जाती है गोपालपुरा से अजमेर, तो ये रोज का स्टेट ऑफ थिंग्स है, ये एक बैकग्राउंड देती है। जैसे बोलते हैं ना कि सर एक लड़की स्कूल जा रही थी सुबह 8 बजे और ये मन चले कुछ छेड़ रहे थे उसको, तो हर टाइम पे वो लड़की उतने ही बजे जाएगी। दैट्स द स्टेट ऑफ थिंग। सूरज हमेशा इधर से उगता है, पूर्व से उगता है, पश्चिम में सोता है, दिस इज स्टेट ऑफ थिंग्स। वो चीजें रेगुलर होती है। लेकिन ओकेशन इज समथिंग डिफरेंट, प्रसंग हमेशा नहीं बनता। ये सब इंडिविजुअल फैक्ट है। हाँ,
ये सब चीज एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन अगर आप सबको कनेक्ट कर दोगे ना, आपने अगर इसको कनेक्ट कर दिया तो बन गया रेस जेस्ट है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चीज आ गई ना सर। देखिए सब चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे से, जैसे निर्भय बस में घूम रही थी, उसी टाइम पे क्या बन गया अवसर। एंड किसी भी सिचुएशन में दिल्ली वाले केस में स्टेट ऑफ थिंग्स ये थी कि लड़कियां सेफ नहीं है, और इस टाइम पे 8-10 घंटे के बाद वहां पे कोई सेफ होता नहीं है, तो ये स्टेट ऑफ हाँ ये देखिए वो मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा इट्स ए वेरी पॉलिटिकल थिंग, बट द थिंग इज स्टेट ऑफ थिंग क्या होता है, एक बैकड्रॉप देती है कि रात में 9 बजे गर्ल्स आर नॉट सेफ, दैट इज स्टेट ऑफ थिंग। लेकिन अब है या नहीं, इट डिपेंड ना। जैसे कुछ एरिया हो सकता है जो कि ऐसा एरिया है जहाँ पे गर्ल्स को इतने बजे नहीं जाना चाहिए, इट इज नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स। कुछ एरिया ऐसे भी हो सकते हैं जो रात को 2-2 बजे भी गर्ल्स के लिए सेफ है, तो इट डिपेंड्स। स्टेट ऑफ थिंग्स एक बैकग्राउंड देती है हर एक सिचुएशन का। तो आप इन चीजों को जितना समझाएंगे, सिर्फ सेक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा। आपने 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड्स लिख दिए सेक्शन 7 में, और आप प्लीज बात नहीं, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपको उतना स्कोर मिले। तब तक एक एक एलिमेंट को आप नहीं समझाओगे कि क्या एलिमेंट का पर्पस है, क्या एलिमेंट का मतलब है, तो देन इट इज एन इशू। यहां से ही जी समझाना पड़ेगा, केस लॉस लिखने पड़ेंगे, यू हैव टू मेंशन वेरियस थिंग्स। सर यहाँ पे जब जो दोनों चीजें बनती है ना सर, यहाँ से एक चीज निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट इन थ्योरी का जन्म जो होता है ना, ये 2 एलिमेंट्स होता है। लास्ट इन थ्योरी का जन्म कहां से होता है सर? ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी से होता है। लास्ट इन थ्योरी ना आपको कोज में मिलेगी, ना इफेक्ट में मिलेगी, ना आपको स्टेट ऑफ थिंग्स में मिलेगी। लास्ट इन थ्योरी क्या मिलती है हमेशा आपको? एक प्रसंग है, उसका एक अवसर है, वहां से लास्ट इन थ्योरी का जन्म हुआ है। अब लास्ट इन थ्योरी क्या होती है? इसको लास्ट टाइम साथ में देखा है, इट इज लास्ट इन थ्योरी। इसको बोलते हैं अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत। हेडिंग डालिए, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत। अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, लास्ट इन थ्योरी। केस लिखिए प्लीज इसमें। अभी रिसेंटली केस था सुप्रीम कोर्ट का, नवीनता कृष्णन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेशियो हेल्ड किया वो लिखिए प्लीज इसमें। देखिए मार्क्स मिलते हैं एविडेंस में रेशियो लिखने से। लिखिए द लॉ प्रेज्यूम दैट न्यायालय ये उपधारणा करता है कि, या विधि ये उपधारणा करती है कि, विधि ये उपधारणा करती है कि द लॉ प्रेज्यूम दैट, विधि ये उपधारणा करती है कि, पॉइंट नंबर 1, द पर्सन हु वाज the person who was last seen in the company of victim has committed the offense. जो व्यक्ति पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया था, यह माना जाएगा कि जो व्यक्ति पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया था, यह माना जाएगा कि उसके द्वारा अपराध किया गया है। पॉइंट नंबर 2, however this presumption is rebuttable, हालांकि यह उपधारणा खंडनीय है। सो एक एक पॉइंट को समझाना है, ठीक है ना। दिस इज द क्रक्स ऑफ एविडेंस एक्ट। एक एक प्रोविजन को समझाइए, एक एक प्रोविजन को। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ इसको बस लिख के आ रहे हैं। डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आया है, बट द आंसर शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय द केस लॉस को भर भर के लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। भूल जाते हैं तो मतलब मैम हमें एपीओ बनना है, एक दिन के 150 मीटर फाइल होते हैं एपीओ की, एक दिन की कोर्ट में 30 दिन के कितने मीटर हो गए? रफली 4000 मीटर। कैसे भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा?
और हर दिन के 100 मैटर नए भी फाइल हो रहे हैं, 50 भी नए मैटर आ रहे हैं, इसमें चालान लग रहे हैं, चालान पेश हो रहे हैं। भूलने का तो अब वो नहीं है। अब वो जितना ज्यादा रिग्रेस हार्डवर्क करेंगे, देखिए ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आपके साथ नहीं सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप रोज के 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे तो नहीं भूलोगे, एंड यू विल नॉट फॉरगेट थिंग्स। 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, 10 से 12 घंटे मिनिमम। मैं देखता हूँ कैसे कोई भूल जाएगा। इतने आवर्स अगर आप डिवोट कर रहे हो स्टडीज में, 10 से 12 घंटे लो पढ़िए, 4 से 5-6 घंटे आपका लैंग्वेज पढ़िए, आप नहीं उसमें असफल होंगे। बट यू हैव टू टेक द टाइम, मतलब ऐसा नहीं है दिस इज द फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन होगा जो फुल लेंथ होगा, तो उस टाइम कैसे करोगे फिर चीजों को। तो अभी जो टाइम मिल रहा है इस टाइम अपना रिग्रेस हार्डवर्क कीजिए, जो भी आपके मेरिटियस एफर्ट है उसको अभी लगाइए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है मेंस लिखने का। और ये बातें याद आती हैं बच्चों को कि सर कहते थे उतना पढ़ते लेकिन हम नहीं पढ़े। बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे, सर आप कहते थे हर देश में इतना पढ़ो लेकिन हम उतना नहीं पढ़ पाते थे। तो वो मैं नहीं चाहता, रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, देयर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट। मेहनत करो, कोई बात नहीं, सफलता असफलता सब बात की बात है, लेकिन मेहनत करनी है पूरी। सेक्शन 8 देखो सर, ये बात करता है मोटिव की, हेतु, मोटिव, प्रिपरेशन, और कंडक्ट। यहां पर सर एक शब्द है इंटेंशन, जो कि रिलेवेंट होता है सेक्शन का, रिलेवेंट होता है इंटेंशन 14। इंटेंशन, गुड विल, गुड फेथ, इल विल, ये सब कहाँ जाते हैं सर 14 में। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये समझिए। इंटेंशन तरीके से पता चलता है और जो मोटिव है वो रीजन होता है इसलिए किया गया है। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई भी चीज करते हैं, हाउ डिलिजेंटली वी आर डूइंग इट, हाउ ऑर्गेनाइज्ड वी आर डूइंग इट, तो वो हमारी इंटेंशन बताता है। और मोटिव बताता है कि वी वांट टू गेट सक्सीडेड इन दिस। देखिए ऐसा है कि मोटिव में कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपका मोटिव क्या है, आरजेस बनना या एपीओ बनना, दैट इज योर मोटिव। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन वो है जो आपका मोटिव है उसके साथ जो आप एक्ट कर रहे हो, आपके मोटिव को फुलफिल करने के लिए जो आप एक्ट करोगे वो क्या बनता है आपका। इंटेंशन में एक्ट होता है, इंटेंशन में क्या होता है, एक्ट। आप आईपीसी पढ़ लीजिएगा, इंटेंडेड टू डू, हर जगह क्या लिखा हुआ है कि उसका आशय है उस कार्य को करने का। जब तक देखिए मोटिव में इंटेंशन हो या नहीं जरूरी नहीं है। जैसे एक आदमी हो सकता है जिसको उसको मारने का इच्छा हो, लेकिन मोटिव से सिर्फ काम नहीं चलता है। मोटिव से आप सिर्फ मोटिव के बेसिस पर कन्विक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक्सेप्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन क्या होता है सर, इंटेंशन जब सपोर्टेड बाय एक्ट होता है तो आप उसको कहते हो इंटेंट। आपका जो मोटिव है, मोटिव के साथ अगर एक्ट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा। जैसे मोटिव है, मोटिव के साथ में आपने एक्ट लगा दिया तो क्या बन गया सर वो इंटेंशन। इंटेंशन में हमेशा एक्ट होता है। कोई भी एक्ट, अब मान लीजिए कोई भी आपने एक्ट किया है, एक्ट करने के बाद आप बताते हो कि इंटेंशन था या नहीं था। चाहे आप मर्डर की डेफिनेशन पढ़ लो, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन टू कॉज कल्पेबल होमिसाइड। यू हैव टू डिसाइड कि मोटिव से नहीं काम चलता है, इंटेंशन इज द रिलेवेंट फैक्ट। हाँ हाँ, मोटिव जरूरी नहीं है आपको कोई कन्विक्ट कर दे, एक्सेप्ट फ्यू प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जहां पर आप मोटिव में भी कन्विक्ट हो जाते हो, लेकिन इंटेंशन में आप हमेशा कन्विक्ट हो गए अगर इंटेंशन मेलाफाइड होती है, अब इंटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो दूसरी बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन सर बहुत सारी जगह आईपीसी में भी ऑफेंस बनाया हुआ है। जब भी आप इस सेक्शन को लिखे तो प्रिपरेशन में कहां का ऑफेंस बनाया हुआ है आईपीसी में, जो भी 5-6 सेक्शन है सबके नाम मेंशन कीजिए। जितने भी सेक्शन है जहां पे प्रिपरेशन भी ऑफेंस है आईपीसी में, लिस्ट है ना पूरी, लिस्ट है या नहीं है, वो पूरी लिखिए। 122 है, और कौन कौन सेक्शन उसके अंदर बताएगा मुझे, सेक्शन नंबर बताइए, ऐसे नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे चलिए सेक्शन नंबर बताइए, देखता हूँ कितनी क्या तैयारी चल रही है। आईपीसी के टेस्ट हो चुके ना इस क्लास में। मैं एसी ऑफ कर देता हूँ।
मैं बताइए सर कहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफेंस? तैयारी कीजिए प्लीज, इसलिए कह रहा हूँ 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना सर, तो फिर नुकसान है, आप में कुछ नहीं कर सकता उसमें। यू हैव टू वर्क हार्ड। ऑनलाइन वाले बच्चों आप तो बताओ। One 122, 126, 396, there are 399, there are few provisions. Yes, there are few provisions to it जहाँ पर ये प्रावधान दिए हुए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब नहीं दे रहे हैं। That's the very sad part. But please तैयारी कीजिए। So whenever you discussing the preparation, you have to mention those provisions also. Conduct क्या होता है सर? कंडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, चलो किसी ने मेंशन किया है, someone has mentioned it, 121, 126 and 399. ओके 121, 126 and 399, तो जहाँ भी प्रोविजंस हैं ऑलवेज मेंशन दोस प्रोविजंस, ठीक है ना? इसके साथ भी आपको मेंशन करना है और इनको समझाना है कि क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कंडक्ट। कंडक्ट दो तरह का होता है, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। केस क्लोज के साथ इसको प्लीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है? केस क्लोज के साथ इसको मेंशन कीजिएगा। एक केस लिखिए इसमें, पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कुछ जजमेंट्स आज मैं आपको राजस्थान हाईकोर्ट के भी लिखाऊंगा, दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2016 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, द डिस्कवरी स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8। द डिस्कवरी स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8। पता लगाने वाले कथन, पता लगाने वाले कथन धारा 8 में सुसंगत नहीं होते, धारा 8 में सुसंगत नहीं होते। But the conduct of pinpointing, but the conduct of pinpointing of the place, but the conduct of pinpointing of the place is relevant under section 8, is relevant under section 8 explanation 1 is relevant under section 8। परंतु किसी निश्चित स्थान, परंतु किसी निश्चित स्थान को बताने के लिए किया गया आचरण धारा 8 में सुसंगत होता है, धारा 8 में सुसंगत होता है, धारा 8 में सुसंगत होता है, ठीक है ना? सेक्शन 8 है, उसमें अदर देन स्टेटमेंट है। क्या है उसमें? अदर देन स्टेटमेंट। कंडक्ट के अंदर स्टेटमेंट नहीं आता है, ठीक है ना? जो भी एक्शन आप कर रहे हो, स्टेटमेंट कथन नहीं आता है, आचरण के अंदर कथन नहीं आता है। कोई आदमी अपनी बीबी को मार के पुलिस स्टेशन गया और वहां जाके रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरे को हाईवे पे किसी ने लूट लिया, और रो रहा है, कपड़े फाड़ रहा है अपने, लूट लिया, और पर्स दिखा रहा है। जो भी वो एक्शन कर रहा है, वट एवर एक्शन ही इज डूइंग, खुद को मार रहा है कि मेरे को नहीं आना चाहिए था, ये सब वो जो भी एक्शन कर रहा है, वो सब क्या है सर? रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एंड दोज आर ऑल सब्सिक्वेंट कंडक्ट। वो पश्चातवर्ती आचरण है उसका। बात समझ में आई? चलिए देखिए सेक्शन 9, इफ यू लुक एट सेक्शन 9, देयर आर मल्टीपल पार्ट ऑफ सेक्शन 9। अभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको गलती बताता हूँ सेक्शन 9 की। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, देखिए इन सबके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। सेक्शन 6 के लिए सेशन, सेक्शन 7 के लिए सेशंस, सेक्शन 8 के लिए सेशंस, एवरी लेसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आएगा मैडम, प्रैक्टिकली जहाँ पे लिखा है ना उन्होंने कि प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिकल बनेंगे सिर्फ एविडेंस से, सीआरपीसी से और आपके आईपीसी से। 3 सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे। एक चार्ज फ्रेमिंग वाला जो पार्ट है ना 221, 223, वहाँ खुदा बस और खुदा वाला एक जो इलस्ट्रेशन है 222, 223 में आप जाके पढ़िएगा, वो इलस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि चार्ज फ्रेमिंग में प्रैक्टिकल सवाल पूछेंगे। अब चार्ज फ्रेमिंग में अगर प्रैक्टिकल सवाल ये लोग पूछ रहे हैं ना, तो उसका कुछ इलस्ट्रेशन ही देंगे। मजिस्ट्रेट करता है चार्ज फ्रेमिंग, आप क्या करेंगे चार्ज फ्रेमिंग करके? कौन करता है चार्ज फ्रेमिंग? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस लिखा हुआ है वहां पर, चार्ज फ्रेमिंग नहीं लिखा हुआ। सिलेबस आप देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? द प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्ज फ्रेम कौन करता है? मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है चार्ज फ्रेम करने की, या आप लोगों की ड्यूटी नहीं है चार्ज फ्रेम करने की? ना एपीयू का काम है चार्ज फ्रेम करने का, एपीयू थोड़ी चार्ज फ्रेम करता है।
अब अननेसेसरी चलो मैं तो ले लूंगा एक और क्लास, लेकिन बर्डन तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। एक दिमाग पे और प्रेशर लेके जाओगे कि चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट याद है नहीं है, उसके कंटेंट्स याद है नहीं है, कौन सा ऑफेंस ऐसा तो नहीं देते। बट स्पेसिफिकली अगर नहीं लिखा हुआ तो प्लीज डोंट गो बिहाइंड दोज थिंग्स। अननेसेसरी खुद के लिए सिलेबस मत बढ़ाइए, अननेसेसरी खुद के लिए सिलेबस मत बढ़ाइए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चार्ज फ्रेमिंग क्लास हम लोग इसे भी जजमेंट राइटिंग क्लास में हमने ली थी लास्ट ईयर हुई थी राहुल चार्ज फ्रेमिंग क्लास अपनी। इट वॉज वेरी हेल्पफुल क्लास, वो तो ऐसे नहीं है। आई हैव दैट क्लास, आई विल अगेन री अपलोड इट, या फिर मैं दोबारा फ्रेश क्लास ले लूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि चार्ज फ्रेमिंग वो लोग पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ये दिया हुआ है। अननेसेसरी खुद पर ही तनाव मत लेने दीजिए, अदरवाइज तुम लोग फंसोगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन 9 जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं इसमें, देख लीजिएगा इलस्ट्रेशन। हाँ, एक और बात, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है इसका, एक इलस्ट्रेशन के और जे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से डील करते हैं। आपको समझना हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा, स्पेसिफिकली यहाँ से उसको डील किया गया है। यू वांट टू रीड इट, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। बहुत सारी चीजें बताई हुई है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 9 सिर्फ आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में नहीं है। देयर आर 5 एलिमेंट्स। सेक्शन 9 में 5 एलिमेंट्स है। वन ऑफ एलिमेंट इज आइडेंटिफिकेशन परेड। जहां पर ये लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए थिंग और पर्सन, सिर्फ यही है आइडेंटिफिकेशन परेड, बाकी चीजें नहीं है। हम कहते हैं शिनाख्त परेड है सेक्शन 9, तो सिर्फ उसका एक छोटा सा लाइन है बस, ठीक है। तो उसको प्लीज देखिएगा। एक और चीज इसमें सेक्शन 9 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9 की जब मैं बात करता हूं तो अंडर सेक्शन 9 देयर आर वेरियस प्रोविजन दैट यू हैव टू मेंशन। बहुत सारे प्रावधान है जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे अब टीआईपी से ही मोस्ट प्रोबेबली सवाल आएगा। अब इतना डीप में सवाल वो लोग नहीं पूछेंगे, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। हाई कोर्ट भी नहीं चाहता टीआईपी के बाहर इस सेक्शन 9 से, तो मैं भी नहीं चाहता कि आप 5 चीजें किया उनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाएं। टीआईपी को तैयार कर लीजिएगा। एक सेक्शन 54 है, एक सेक्शन 291 ए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। सीआरपीसी के जो 2 प्रोविजंस है, जो रिलेटिवली प्रोविजंस है, उनको देख लीजिएगा। किन किन केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट टीआईपी कराते हैं, शिनाख्त परेड कराते हैं, और किन किन केसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टीआईपी कराते हैं। क्या टीआईपी परेड पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में होगा या किस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगा, ये आंसर आप पढ़ोगे 2 प्रोविजंस, देन यू विल कम टू द पॉइंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ से सवाल क्या बनता है, और यहाँ से सवाल बनता है, एक तो सर केस लो लिख लीजिए, यहाँ से 3-4 लैंडमार्क जजमेंट लिखवाऊंगा, और कुछ रिसेंट जजमेंट भी मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, चाहे वो ओल्ड स्कूल प्रोफेसर हो या फिर न्यू स्कूल प्रोफेसर हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। द केस इज मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2005। एक है सर मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मलखान सिंह स्टेट ऑफ एमपी, यूपी नहीं है सर, एमपी ए बी, इस नाम से ही लिखिएगा। 2003 का केस है सर। अफजल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। सर ये अफजल वही है, अफजल गुरु, पार्लियामेंट अटैक वाला केस है ये। अब इस केस में अफजल वर्सेस स्टेट ऑफ गुरु। अब इस केस में होता क्या है सर, इस केस में वो लोग बम ब्लास्ट के लिए एम्बेसडर यूज करते हैं, एम्बेसडर करोल बाग से खरीदते हैं। तो करोल बाग से जब खरीदने जाते हैं गाड़ी, तो करोल बाग का जो कार डीलर होता है वो कश्मीरी लोगों की पहचान और बोली थोड़ी सी अलग होती है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई देखिए सेक्शन 9 आइडेंटिफाई पर्सन भी बात करता है और थिंग की भी बात करता है।
तो ब्लास्ट के बाद में जो गाड़ी यूज होती है पार्लियामेंट अटैक के लिए, जो एम्बेसडर यूज करते हैं, वो थिंग को भी आइडेंटिफाई किया कर देता है, करोल बाग वाला जो सेलर होता है, और उन पर्सन को भी आइडेंटिफाई करता है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर अफजल गुरु भी था। अफजल गुरु, अभी मैं पूरा केस डिस्कस करूंगा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में क्या होता है, अफजल गुरु क्या होता है सर, वो निकल लेता है अफजल गुरु बम जैसे पूरी प्लानिंग करके, और ये कश्मीर चला जाता है वापस। जो एग्जीक्यूट करना होता है जिस दिन प्लान, उस दिन अफजल गुरु नहीं होता दिल्ली में, वो वापस कश्मीर निकल लेता है। लेकिन यहीं पे सवाल आता है कॉन्स्पिरेसी का। अब सेक्शन 10 अभी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, तो वहां पे मैं वापस अफजल गुरु आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना सर। तो ये सारे केसेस आपको याद रखना है। एक सवाल यहाँ से बनता है, व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ टीआईपी। सिनाग परेड का साक्षिक महत्व क्या होता है सिनाग परेड का? तो सिनाग परेड का साक्षिक महत्व कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है ये, ठीक है ना, कोई इसका कोई सारवान महत्व नहीं है, ठीक है सर। क्या नहीं है इसका? कोई सारवान महत्व नहीं है, इसका कोई मुख्य साक्षिक महत्व नहीं है, ये सिर्फ एक संपुष्टिकरण साक्ष्य होता है, ये सिर्फ एक कोरोबरेटिव एविडेंस है। क्या है ये? सिर्फ एक कोरोबरेटिव एविडेंस है, कोरोबरेटिव एविडेंस होता है ये। और इसी बारे में मुंशी सिंह गौतम के अंदर भी बात बोली गई है। हाँ, तीनों केसेस से वही एविडेंशियल वैल्यू और सब, मतलब टीआईपी के ऊपर है मेजरली तीनों केसेस। तो आप इनको टीआईपी के सारे प्रोविजंस में आप इसको यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दोस प्रोविजंस ओवर देयर। नाउ कम टू द सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये बोलता है सर कि अगर कोई भी आदमी, सर सेक्शन 10 जो कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों चीजों के लिए है। सेक्शन 10 एक बहुत यूनिक सेक्शन है। अगर आप देखोगे कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे भी लगता है, और ये सेम प्रोविजन सिविल कॉन्स्पिरेसी पे भी लगता है। आपराधिक षड्यंत्र और सिविल षड्यंत्र पर भी ये लागू होता है। क्योंकि देखिए एक टर्म यूज किया हुआ है सेक्शन 10 निकालिए एक बार, सेक्शन 10 निकालिए, एक वो टर्म देखिए आप, उसमें एक टर्म लिखा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है एक्शनेबल रॉन्ग। सेक्शन 10 अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ टर्म, तो एक्शनेबल रॉन्ग अगर स्पेसिफिकली वो लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अबाउट सिविल कॉन्स्पिरेसी। देख लीजिए प्लीज एक बार, हैव कंस्पायर्ड टू टुगेदर कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, ठीक है सर। अगर एक्शनेबल रॉन्ग के लिए यूज कर रहे हैं तो मतलब दोनों तरह के प्रोविजंस पे लगता है। तो टेक्निकल बात क्या है कि जो आदमी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहा है, चले भाई वो 1 मिनट के लिए भी रहा हो, तो भी वो आदमी क्या है, रिलेवेंट है। अफजल गुरु केस में क्या होता है, ये रेकी करते हैं, सारा पैसा फंडिंग सब कश्मीर से आता है इनको, और जस्ट बिफोर जब पार्लियामेंट अटैक होता है उसके एक दिन पहले अफजल गुरु वापस वेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर। तो जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे होते हैं, देखिए सर, तो जितने भी काम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी मैंडेटरी टर्म। मैं आपको दिखा देता हूँ। आफ्टर सच इंटेंशन वो, देखिए अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है, मैं इतना पास खड़ा हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा, anything said, done, written by any of such person reference their common intention after a time when such interest was first entertained by any of them। entertain का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्टिवली पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्या है सर? एक्टिवली पार्टिसिपेशन, द फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम। और कॉन्स्पिरेसी में अगर आप डेफिनेशन में घुसेंगे तो कॉन्स्पिरेसी का जो शब्द है वो है इलीगल। किससे बनती है कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन? इलीगल, wherever two or more person agree to do any illegal act, although the act is not illegal but it is by the illegal means। तो illegal मतलब अवैध। illegal को अगर आपको बाइफरकेट करोगे तो सेक्शन 43 में 3 चीजें आती है उसमें, prohibited by law, ground for civil action and offense। तो ऑफेंस जो टर्म है उसमें एक्ट होना चाहिए, ऑफेंस में एक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेवेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं सर? रिलेवेंसी की। सिविल रॉन्ग में भी ये होता है, बट एक्ट होना चाहिए। लिखा है ना सर, द सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम। ये एंटरटेन का मतलब ही क्या है? कोई एक्ट, कोई पार्टिसिपेशन। देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे आप चाहो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 6 में साबित करो, 11 में साबित करो, आप चाहो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 21 में साबित करो, आप चाहो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 14 में साबित करो। देयर आर मल्टीफोल्ड प्रोविजंस जहां पे आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को साबित कर सकते हो या फिर कॉन्स्पिरेसी को साबित कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 10 स्पेशल क्यों बनता है? सेक्शन 10 इसलिए स्पेशल बनता है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में जो आदमी एक एग्जिस्टेंस में था, ठीक है ना सर, सच पर्सन वाज पार्टी टू इट, अब वो भाग चुका है। तो भागे हुए लोगों के लिए कॉन्स्पिरेसी में अगर चीजें को बनाना है तो सेक्शन 10 में जाता है। जैसे अफजल था, अब अफजल ने क्या किया सर? ही वाज द पार्टी टू सच थिंग बट ही रन अवे फ्रॉम द वेरी मोमेंट जब सारा एंटरटेन करना था। लेकिन
जितने भी बम बने या फिर जहाँ पे भी वो लोग शेल्टर लेके रहते थे, वो सब चीजें तो है ही उसमें रिकॉर्ड में। अफजल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली इज अ वेरी रिलेवेंट केस टू अंडरस्टैंड द सेक्शन 10। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये प्रोविजन ये इसलिए बनाया हुआ है कि कोई भी बच ना पाए। कोई भी आदमी अगर 1 मिनट के लिए भी पार्टी रहा है ना सर, 1 मिनट के लिए भी रहा है, तो भी वो सेक्शन 10 में रिलेवेंट है। बाकी जगह से जरूर बच जाएगा, लेकिन रिलेवेंसी से नहीं बचेगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है दैट एनी पर्सन वाज ए पार्टी टू इट। भले से उसने एक मेन एक्ट नहीं किया, पार्लियामेंट पे अटैक किया नहीं किया मेन एक्ट, लेकिन ही वाज पार्टी टू इट। इसलिए सर द सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ऑल्दो सवाल नहीं पूछते इससे, आई डोंट नो, बट दिस इज ए वेरी गुड प्रोविजन। ठीक है सर, आप इस इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, इसको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 11 में आइए प्लीज। सेक्शन 11 इज बेसिकली टॉक अबाउट द प्ली ऑफ एलिबी। अब प्ली ऑफ एलिबी की जब हम बात करते हैं, और ये बहुत सारी प्ली ऑफ एलिबी इसका वन ऑफ द एलिमेंट है। ये सिर्फ ये कहता है कि कोई भी फैक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फैक्ट इशू के साथ, रिलेवेंट फैक्ट के साथ, और अगर फैक्ट कुछ ऐसा है जो कि उसके एग्जिस्टेंस और या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल बनाता है या फिर इम्प्रोबेबल बनाता है, अधिसंभाव्य बनाता है या अनअधिसंभाव्य बनाता है, अत्यंत अधिसंभाव्य, अत्यंत अनअधिसंभाव्य बनाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर कि कोई भी फैक्ट ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं आज आपको कहता हूं, आज मैं आपको कहता हूं कि जयपुर से अजमेर जाना है, ठीक है ना? आधे घंटे में पहुंच पाओगे आप जयपुर से अजमेर? नहीं पहुंच पाओगे, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। लेकिन मैं बोलता हूं कि यार 2 घंटे पहले ही वॉज इन अजमेर, नाउ ही हैज मर्डर्ड समवन इन जयपुर, तो 2 घंटे में वो आदमी आ सकता है ना, तो वो बना रहा है उसको हाईली प्रोबेबल। अत्यंत अधिसंभाव्य मतलब 2 घंटे में, क्या पता अब वो आदमी प्लियोफिली भी बता रहा हो कि मैं 2 घंटे पहले अजमेर में था, मैं 2 घंटे में आ भी सकता है, लेकिन आदमी बताया कि मैं आधे घंटे पहले अजमेर में था, अब जयपुर में कैसे हो सकता हूं? दैट इज हाईली इम्प्रोबेबल अनलेस ही हैज टेकन सम फ्लाइट और समथिंग। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए ये जो प्रोविजन है ना, ये देखिए ये जो प्रोविजन है, ये एक तरह से रेजिडुअरी प्रोविजन बोल सकते हो आप इसको। अवशेष प्रावधान होता है ना, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में पढ़ो आप, दूसरे के साथ भी ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे प्रोविजंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो इसी में फॉल, ये इसमें भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी क्या बना रहा है, ये इनकंसिस्टेंट बना रहा है। मतलब द प्रोविजंस आर वेरी सिंपल एंड द प्रोविजंस आर वेरी स्पेसिफिक। तुम लोग कैसे पढ़ते हो उसको देखिए, बहुत ये इसमें एक सेक्शन में 3-3 लेक्चर लगते हैं जब फाउंडेशन में होते हैं, ये नहीं हो पाता। मतलब मैं, आप समझ लीजिए कि मैं बहुत रफली और रस में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मेंस का बैच है। प्री के लिए आपको बहुत माइन्यूट डिटेल नहीं बतानी मुझे। यूट्यूब पे शायद मैंने लेक्चर डाल रखे हैं इसके सारे, यूट्यूब पे आई हैव पोस्टेड ऑल द लेक्चर्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 50 से 60 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं अपने। हाँ, वो भी आता है, वो भी आता है। संतोष कुमार सिंह भी आता है। देयर आर मल्टीपल जजमेंट्स। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि कोई जजमेंट नहीं आता, जजमेंट कैन बी एनीथिंग। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने जजमेंट्स लिख रहे हो। ठीक है सर। और क्या सेक्शन नहीं है अपना सर? 12 नहीं है अपने, क्या नहीं है अपने सेक्शन? सेक्शन 12 इज नॉट पार्ट, 13 इज नॉट ए पार्ट। कम टू द सेक्शन 14। सर सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 में 3 इलस्ट्रेशन पढ़ के जाइएगा बस। कितने इलस्ट्रेशन? सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 के अंदर सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन कीजिए मेंस के लिए, उसके बाहर कभी नहीं आता है। दिमाग में मत लगाना ज्यादा, बाकी चीजें नहीं पढ़नी सर। 3 इलस्ट्रेशन पढ़िए इसमें बस। सेक्शन 14 में 3 इलस्ट्रेशन ही पढ़िए, NONP। कौन कौन से इलस्ट्रेशन सर? NONP। ये जो NOP है ना सर, NOP, ये 3 इलस्ट्रेशन जो है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर बेस्ड है। ठीक है ना सर? किस पर बेस्ड है ये? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर बेस्ड है। बाकी जो है वो जनरल प्रोविजन पे बेस्ड है। बाकी किस पे बेस्ड है? सामान्य प्रावधान जो सेक्शन 14 का, उस पर बेस्ड है। लेकिन ये इलस्ट्रेशन N, इलस्ट्रेशन O और इलस्ट्रेशन P, ये सिर्फ स्पष्टीकरण 1 जो है धारा 14 का, उस पर आधारित है। तो प्लीज उसी को मेंशन कीजिएगा, अननेसेसरी ज्यादा पार्ट मेंशन मत कीजिएगा। समझ में आई बात? इसमें 3 इलस्ट्रेशन पढ़िए, उसके बाहर नहीं आता। ठीक है ना? और आएगा भी सही तो आप सेक्शन 14 का जिक्र कर देंगे। लेकिन ये 3 इलस्ट्रेशन में अगर ये 3 इलस्ट्रेशन आ जाते हैं तो थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। प्री में भी यही पूछता है, मेंस में भी ये आता है। एक साल आरजेस इसके इलस्ट्रेशन पूछता है, दूसरे साल आरजेस 43 के इलस्ट्रेशन पूछता है।
जैसे इस साल आरजेस ने 43 क्वेश्चन पूछे ना, तो नेक्स्ट साल आरजेस ये एनओपी पूछेगा। इट्स अ फिक्स रूटीन, जंपिंग जपाक होता रहता है इनका। इट्स अ फिक्स रूटीन। 43 क्वेश्चन आया था राहुल इस बार मेंस में, वो 24 में, तो नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क दिस थिंग। तो देयर आर वेरी सर्टेन थिंग्स जो ये पूछेंगे तो इस साल ये आएगा, एंड यू टू प्रिपेयर दोस सेक्शंस अकॉर्डिंगली। और बहुत सीमित समय होता है और आप सीमित समय में सीमित चीजें याद करनी है। मेंस के लिए प्री टाइप मत पढ़ने बैठ जाना, जितना बोल रहा हूं जितना कह रहा हूं उतना पढ़ लो, बस निकल जाएगा। समझ में आ रही है? क्योंकि अभी सिलेबस को 3 पार्ट में मैं टेस्ट ले रहा हूं, उसमें से कुछ बचता ही नहीं है कि क्या सवाल पूछे वो। समझदार को इशारा काफी है, करना नहीं करना किसके हाथ में है। तुम चाहो तो प्रीलिम्स टाइप पढ़ो, एक एक शब्द एक एक लाइन, या फिर लिमिटेड जितना है उतना पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अभी समय है आपके पास। लेकिन 1 महीने बाद कोई बच्चा मेरे पास आएगा और बोलेगा कि सर मेरे को एडमिशन लेना है एपीओ मेंस में, तो उसको मनाही कर दूंगा कि भाई टेस्ट सीरीज में ले ले, क्लासेस नहीं हो पाएगी अब आपसे, क्योंकि समय नहीं है अब आपके पास। अभी तो समय है ना, नाउ यू कैन डू द लेक्चर्स एंड द क्लासेस। और लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का है बस, उससे ऊपर मैंने कोई लेक्चर रखा ही नहीं। हार्डली कोई एफआईआर वाला लेक्चर 2 घंटे का होगा, बाकी कोई लेक्चर इतना बड़ा नहीं था। ठीक है सर, एक्सीडेंट और इंटेंशनल वाले हैं, इसमें इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, द इलस्ट्रेशंस आर वेरी रेलेवेंट हियर। एक केस लो लिखवाना है मुझे यार, केस लॉस रह जाएंगे मेरे। जी सर, सेक्शन 10 मेरे केस लॉस लिखिए, जल्दी से केस लो लिखिए, समय निकल रहा है। सेक्शन 10 में लिखिए अफजल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। दूसरा केस लिखिए केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो केहर सिंह वाला जजमेंट था, इसमें इंदिरा गांधी का असासिनेशन हुआ था। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। कल से लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई वर्सेस नलिनी राजीव गांधी असासिनेशन केस 1999 में। ठीक है, सेक्शन 11 बाद में आप जो सवाल को होल्ड करके रखिए, मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा, मेरी एक और क्लास है 2 बजे से। मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसे ही चलता है आजकल, ठीक है ना। 2 बजे वो आरजेस का क्रैश कोर्स है, उसको चल रहा है। तो आप सवाल एक बार होल्ड करके रखिए, मैं सवाल सारे बताऊंगा, क्लास खत्म हो जाने दो एक बार, वरना मेरे केसेस छूट जाएंगे। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लिखिए द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द केस ऑफ प्ली ऑफ एलईबी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द केस ऑफ प्ली ऑफ एलईबी, अन्यत्र उपस्थिति में सबूत का भार, अन्यत्र उपस्थिति में सबूत का भार, अन्यत्र उपस्थिति में सबूत का भार धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार नहीं होगा। धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार नहीं होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ क्या लिखा है मैंने, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्ली ऑफ एलईबी इज नॉट एज पर द सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, रेदर बल्कि ये धारा 103 के अनुसार होगा, बल्कि ये धारा 103 के अनुसार होगा। रेदर it will be as per section 103 of Indian Evidence Act, whether it will be as per section 103 of Indian Evidence Act. अब देखो इन लोगों ने सेक्शन 16 को रखा है। अब 16 जो सेक्शन है इट इज प्योरली सिविल थिंग। 16 क्या है सर?
सेक्शन 16 कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है। कोर्स ऑफ बिजनेस की जो बात कर रहा है इट्स ए सिविल थिंग। अब 16 को इन्होंने हटाया नहीं है, इन्होंने 16 को हटाया नहीं है, 16 इज देयर। अभी सिविल का प्रोविजन है, अब इन्होंने क्यों नहीं हटाया आई डोंट नो। इन्होंने उसको नहीं हटाया लेकिन 19 को हटा दिया। किसको हटा दिया? 19 को। 19 को नहीं हटाना चाहिए था इन्हें, अब इसको हटा दिया सर। ठीक है ना सर, ये एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो सिविल की चीज है। तुम फिर भी पढ़ लेना, क्या पता दे वुड डेफिनेटली आस्क, क्या पता पूछ ले आप लोगों से। ठीक है ना। 16 एक बार रीड कर लीजिएगा। 17 से सवाल जो बनता है वो है एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन? लिख लीजिए जल्दी से। स्वीकृति और संस्वीकृति के मध्य क्या अंतर है? स्वीकृति व संस्वीकृति के मध्य क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन? एक और सवाल बनता है यहाँ से कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, ठीक ना, ये स्वीकृति कौन कौन व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो सेक्शन 18 आता है और उसमें आता है 19। सेक्शन 18 और सेक्शन 19 आता है, जबकि 19 को इस बार इन्होंने हटा दिया है सिलेबस से। 19 इज नॉट पार्ट ऑफ द मेंस। तो ये सवाल लाने के चांसेस अब कम हो जाते हैं कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। ये सवाल आने के चांसेस क्या हो जाते हैं अब? कम। इसके लेस चांसेस हैं किसी सवाल आए। एक सवाल और आता है यहाँ से, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एडमिशन? व्हाट इज एन, देखिए, व्हाट इज एन एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एविडेंस? स्वीकृति का साक्षिक महत्व क्या है? स्वीकृति का साक्षिक महत्व क्या है? साक्षिक महत्व क्या है? इसमें लिखना है सर सेक्शन 21। कौन सा लिखना है इसमें? इसमें प्लीज सेक्शन 21 लिखिएगा, ठीक है ना। अब 21 नहीं पढ़ाऊंगा, 21 में होता क्या है क्या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता। यू मस्ट नो अबाउट सेक्शन 21। इतना मुझे लगता है कि प्रीलिम्स निकाला है, आप लोगों को इतना पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं फिर आज से जब कॉपी चेक करूंगा आई वुड गेट द रिमार्क ओवर इट। अब देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक केस लिखिए, शमशेर वर्सेस रुस्तम। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट, शमशेर वर्सेस रुस्तम, TAM है, ठीक है ना सर, रुस्तम। जैसे 1988 सुप्रीम कोर्ट। एविडेंशियरी वैल्यू में ये लिखना, और इसमें कुछ नहीं, इसके रेशियो में कुछ नहीं किया है सर। सेक्शन 21 जो है, सेक्शन 21 को रिपीट किया है इसमें। सेक्शन 21 जो है राजस्थान हाईकोर्ट, इसे राजस्थान हाईकोर्ट, ओ सॉरी, इसे राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसको प्लीज देखिएगा। अब जो सवाल बनते हैं बाकी, देखिए अब इन्होंने सेक्शन वो भी नहीं हटाए हैं, they haven't removed the section 22 भी रखा है इन्होंने, ठीक ना सर। ओरल एडमिशन एंड द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जबकि ये भी सिविल का पार्ट है। किसका पार्ट है ये भी? पर इन्होंने रखा है तो अब ठीक है, इसको नहीं छेड़ता मैं। 22 को मैं नहीं छेड़ रहा, आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए सवाल आता है अब कन्फेशन। क्या आता है सर सवाल? कन्फेशन। निबंध वाले सवालों में यहाँ पे कन्फेशन आएगा। जो ऐसे राइटिंग टाइप वाले सवाल है उसमें क्या आएगा? यहाँ से इस पार्ट से कन्फेशन। अब कन्फेशन जब भी आएगा, यू हैव टू डिस्कस इन बाइफर्केशन, मतलब आपको दो चीजों बताना है कि जुडिशियल कन्फेशन क्या होते हैं। देखिए मैं बात करता हूं अगर कन्फेशन की, तो जुडिशियल एक तो होता है सर जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति, और एक होता है गैर न्यायिक संस्वीकृति। सेक्शन 164, पहले कन्फेशन क्या होता है उसको समझा देना। कन्फेशन इज द एडमिशन ऑफ एन गिल्ट, ठीक है ना। अब कन्फेशन को समझा देना। इसमें आप चाहो तो पलविंदर कौर वाला जजमेंट साइड कर दो। देयर आर मल्टीपल जजमेंट, कुशाल राव, पलविंदर कौर, जितने जजमेंट आप चाहो, जितने जजमेंट आप चाहें आप उतने जजमेंट इसमें लिखिए। 1952 का जजमेंट है ये, पलविंदर कौर। जुडिशियल कन्फेशन 52, यस 1952 सुप्रीम कोर्ट। 164 आप इसमें लिखिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होते हैं दे आर सेक्शन 28, 29, 28, 29 और ठीक है सर, ये कन्फेशन को आप मेंशन कीजिए। क्योंकि 24, 25, 26 आर एक्सप्लिसिटली बार्ड, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से बार किया हुआ है। जुडिशियल कन्फेशन को समझाइए ये क्या होता है, किस स्टेज पर होता है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, at a time of, during the time of investigation or inquiry, but before the commencement
ऑफ द ट्रायल या नॉट आफ्टरवर्ड्स द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, जो 164 में लिखा हुआ है कि कब होते हैं, जबकि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होते हैं, इसके ऊपर एक केस लिखिए प्लीज, इसके ऊपर एक केस लिखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम के एंथनी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम के एंथनी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम के एंथनी, एम के एंथनी 1985। क्या बोला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, लिखिए प्लीज स्टेट ऑफ, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में केस लिखना, लैंडमार्क जजमेंट लिखिए प्लीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस is a weak piece of evidence, is a weak piece of evidence, गैर न्यायिक संस्वीकृति, गैर न्यायिक संस्वीकृति, गैर न्यायिक संस्वीकृति में दिए गए कथन को एक कमजोर साक्ष्य माना गया है, एक कमजोर साक्ष्य माना गया है। क्यों जुडिशियल कन्फेशन स्ट्रांग होते हैं? देयर आर मल्टीपल रीजन कि हमने पढ़ा सर इसके साथ कौन सा प्रिजम्पशन लगता है, कौन सा, हाँ सेक्शन 80 का कौन सा प्रिजम्पशन लगता है? शेल प्रिजम्पशन लगता है। उपधारणा करेगा, न्यायालय क्या करता है सर, यहाँ पर शेल प्रिज्यूम करता है कि जो भी ड्यूली रिकॉर्ड किए गए हैं, ये आप लिखेगा, सेक्शन 80 आप इसमें लिखिए, सेक्शन 164 लिखिए, सेक्शन 463 लिखिए, सेक्शन 281 लिखिए, 281 सीआरपीसी लिखिए। there are multiple provisions that you can write in the judicial confessions. 164 section 80 evidence act, 164, 463, 281, there are multiple provisions you can write in those provisions. ठीक है ना सर? हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है मैडम, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे तभी तो आंसर बड़ा बनेगा ना हमारा, और ये थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा आपको। आप एक सेक्शन पे अटक नहीं सकते, मतलब मान लीजिए आप सेक्शन 80 लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि सेक्शन 80 लिखने में आपने 5 मिनट ले लिए, जस्ट पासिंग रेफरेंस, दिस शेल प्रिजम्पशन होगा, जो भी ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है वो जेन्युइन माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा, जो भी उसमें टर्म्स यूज किए गए 80 में। 281 की बात करते हैं, 281 में कन्फेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अलग रिकॉर्ड करता है, कोर्ट ऑफ सेशन एक करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अलग होता है 281 में रिकॉर्ड करने का, उसमें अंतर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, वो भी मेंशन करना है यहाँ पे। 463 में कोई एम्बिग्यूटी रहती है, इरेगुलरिटी रहती है, कोई भी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इरेगुलरिटी को क्या बोलते थे हम लोग, अनियमितता नहीं यार, दूषित, हाँ, जो प्रक्रिया को दूषित कर देगा। अरे मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं पढ़ाता किसमें हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, बट आई पास आउट फ्रॉम एनएलयू जोधपुर, तो मेरा तो वैसा दोनों का बाइलिंगुअल हो गया है, द थिंग इज चलता है सब। 164 कन्फेशन, ठीक है ना सर? तो प्रोविजंस आर मल्टीपल, यू कैन राइट मल्टीफोल्ड प्रोविजंस। प्लीज ये बड़ा सवाल आएगा और यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट, और ये बहुत थोरोली मेंशन करना। सेक्शन 25 में आइए प्लीज, क्या बोल रहे हो? नहीं 30 नहीं लिख सकते, 30 नहीं लिखना है, 30 कहीं नहीं आता है। देखिए जितने भी प्रावधान है, चाहे कन्फेशन के हो या जुडिशियल कन्फेशन के हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के हो, ये सब इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं सारे प्रावधान? वो ट्रायल है। अभी काठी कोलू ओगड़ लिखाऊंगा थोड़ी देर में, तब बता दूंगा इन दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है ना? काठी कोलू ओगड़ ने तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया 27 के साथ में। प्लीज लिखिए सेक्शन 25 में, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दो 2022 का जजमेंट है ये, लिखिए प्लीज इसमें, तूफान सिंह में लिखिए, ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर, जो पुलिस अधिकारी धारा 53 एनडीपीएस अधिनियम में, धारा 53 एनडीपीएस अधिनियम में प्राधिकृत किए गए हैं, उन्हें धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पुलिस अधिकारी माना जाएगा, उन्हें धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पुलिस अधिकारी माना जाएगा। द ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 53 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट आर पुलिस ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है सर? 25-26 पुलिस कस्टडी है। 27 में आइए, इंपोर्टेंट सेक्शन है डिस्कवरी स्टेटमेंट, पता लगाने वाले कथन। डिस्कवरी स्टेटमेंट को बहुत सारे अलग अलग बोलते हैं, खोजी कथन कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं पता लगाने वाले कथन। देयर आर मल्टीपल नेम, हिंदी में इसको अलग अलग नाम से बोला गया है, बट इंग्लिश में एक ही नाम है, डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट के ऊपर
केस का नाम लिखिए पांडुरंग कल्लू पाटिल, जैसे लैंडमार्क जजमेंट। पूरा नाम लिखिएगा सर, आधा दूरा नाम नहीं, बस पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ, ये नहीं करना है। व्हेनेवर यू हैव टू राइट द केस लो, उसका पूरा नाम लिखिए पांडुरंग कल्लू पाटिल। दूसरे बच्चों से बेहतर कॉपी दिखानी है, देन यू हैव टू वर्क। ईयर लिखिए, किस कोर्ट ने दिया है, वेदर बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिखिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज 2002। लिखिए सेक्शन 27 इज प्रोवाइजो टू, सेक्शन 27 इज प्रोवाइजो टू सेक्शन 25 एंड 26, सेक्शन 27 इज प्रोवाइजो टू सेक्शन 25 एंड 26। धारा 27, धारा 27, धारा 27 कोमा धारा 25 व 26 का परंतुक है। धारा 27 कोमा धारा 25 व 26 का परंतुक है या अपवाद के रूप में है, जैसे आपको ठीक लगे उसे लिखिए। ठीक है ना सर। एक सवाल आता है यहां से, क्या आर्टिकल 20(3) या सेक्शन 27 का डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है? देखिए सर, हम बोलते हैं 20(3) में कि कोई भी सेल्फ इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, मतलब स्वयं को आरोपित बनाने वाले कथन आप नहीं कर सकते, स्वयं को आरोपी के रूप में लाने वाले कथन आप नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 27 के जो कथन है उसमें आदमी के स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाते हैं अगर उससे कोई भी चीज डिस्कवर होती है तो केस का नाम लिखिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठू कोली ओगड़, काठी कालू ओगड़। केस का नाम सही लिखिएगा प्लीज, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस (1961) सुप्रीम कोर्ट। एक और केस लिखिए इसी के साथ में, आर के डालमिया वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली 1962। दोनों लैंडमार्क जजमेंट है इसके रिगार्डिंग में। लिखिए आर्टिकल 23 is with respect to the trial अनुच्छेद 20(3) का उपयोग मुख्यतः विचारण के समय किया जाता है, वहीं धारा 27 का प्रयोग एंड सेक्शन 27 of Indian Evidence Act usually applicable in at the stage of investigation और वहीं धारा 27 का प्रयोग अन्वेषण के स्तर पर किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे मल्टीपल हेडिंग्स आप लोग डाल सकते हैं सेक्शन 27 में। जैसे देखिए जो स्टेटमेंट जो होता है, डिस्कवरी स्टेटमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए जॉइंट ट्रायल चल रहा है, क्या चल रहा है सर? अभी जॉइंट क्या चल रहा है सर? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके ऊपर चारों लोग सस्पेक्ट है और अक्यूज्ड है। डी बोलता है कि मैंने हथियार को एक जगह डंप कर दिया है, ठीक है ना सर। अब सवाल ये है, क्या जो ये डी का स्टेटमेंट है, क्या ये सी बी ए के भी अगेंस्ट काम करेगा? सवाल क्या है कि मान लीजिए 4 को अक्यूज्ड हैं, 4 सह अपराधी हैं, क्या इसका स्टेटमेंट इन सबके अगेंस्ट लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो लिखिए प्लीज, लिखिए स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम। हरियाणा वर्सेस राम सिंह, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह। आई डोंट नो द ईयर। लिखिए प्लीज, मैं ईयर ढूंढता हूं तब तक। लिखिए द डिस्कवरी स्टेटमेंट the discovery statement to be used only against the interest of maker, only against the interest of maker, only against the interest of maker।
लिखिए पता लगाने वाले कथन का प्रयोग, पता लगाने वाले कथन का प्रयोग, पता लगाने वाले कथन का प्रयोग केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाएगा, केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाएगा, केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाएगा, केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाएगा जिसके द्वारा वो कथन किया गया है, जिसके द्वारा वो कथन किया गया है। बात करते हैं जॉइंट ट्रायल की। किसकी बात करते हैं सर? सेक्शन 30 की। देखिए सर, जॉइंट ट्रायल की बात इतने समझ लीजिए, ये जो केस आता है, देखिए जो भी प्रोविजन हमने अब तक पढ़े, ये सारे प्रोविजन आइदर यूज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के केसेस में, लेकिन सेक्शन 30 इकलौता केस है जो कहाँ यूज होता है? ट्रायल में। ट्रायल के टाइम पर कोई आदमी अगर कन्फेशन कर रहा है, ट्रायल के समय पर कोई आदमी अगर संस्वीकृति कर रहा है, तो वो कहाँ जाता है? सेक्शन 30 में उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है। सेक्शन 30 में वो चीज क्या बन जाती है? रिलेवेंट। कहाँ पे सर? विचारण चल रहा है। सर 3 स्टेज होती है, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। सर 3 स्टेज होती है यूजुअली, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और होती है ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कब तक है सर? तब तक 173 में आपने चार्जशीट नहीं दे दी। द मोमेंट दे हैव टेकन द कॉग्निजेंस, मान लीजिए इस मोमेंट पे क्या ले लिया है? संज्ञान ले लिया है मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 190 में, यहां से स्टार्ट हो जाएगी इंक्वायरी। जब तक कमिटल नहीं होगा, तब तक कमिटल नहीं होगा और चार्ज फ्रेमिंग नहीं हो जाएगी, यहां से 209 211 की स्टेज स्टार्ट नहीं होती, तब तक क्या रहेगा सर? तो कहने का मतलब यह है कि ये सेक्शन 30 कहां लगता है? ट्रायल में। बाकी कन्फेशंस के प्रोविजन लगते हैं इन द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इज इट क्लियर? ओके, लिखिए केस का नाम लिखिए, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, लैंडमार्क जजमेंट। सर लैंडमार्क जजमेंट लिख के आइएगा, ठीक है ना? केसेस बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन मैं लिखवा कौन सा रहा हूँ? लैंडमार्क, ताकि जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उसको भी तो रूबरू केस मिले ना, उसका भी कोई जानकार का कोई केस मिले। तुम तो केस लिख दोगे पता नहीं कौन सा, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट को मत छोड़ना। लेटेस्ट में आप यू कैन राइट एनीथिंग, बट लैंडमार्क जजमेंट को प्लीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना? एक लिखा दिया मैंने आपको लैंडमार्क, एक लिखा देता हूं कौन सा? लेटेस्ट। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है सर, लेटेस्ट लिखिए, लेटेस्ट लिखिए। सुरेंद्र कुमार खन्ना वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2018 का जजमेंट है ये, ठीक है सर? एक लैंडमार्क हो गया, एक लेटेस्ट हो गया, ठीक है? और सेक्शन 31 भी करके आइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ये 31 तक की क्लास है, अब जो कल टेस्ट होगा इसका 31 तक का, ठीक है ना? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। इसी में केस है, सेक्शन 30 में एक लैंडमार्क लिखवाया है सेक्शन 30 में, और एक लेटेस्ट लिखवाया है, ठीक है ना?